मंगोलिया का इतिहास 800,000 साल से भी अधिक पुराना है। पुरातात्विक साक्ष्य मानव निवास दर्शाते हैं शोनग्नु संघ, जिसकी स्थापना लगभग 209 ईसा पूर्व में हुई थी। यह खानाबदोश साम्राज्य भविष्य के मंगोल राज्यों के लिए आधार तैयार करता है और मध्य एशिया के शुरुआती इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंगेज खान और मंगोल साम्राज्य का उदय 13वीं शताब्दी ने चंगेज खान के उदय के साथ एक महत्वपूर्ण युग चिह्नित किया। 1162 में जन्मे तेमुजिन ने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया और 1106 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। उनके नेतृत्व में साम्राज्य तेजी से विस्तारित हुआ, जो प्रशांत महासागर से पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य बन गया। चंगेज खान की सैन्य रणनीतियां, संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व के प्रति योग्यतावादी दृष्टिकोण उनकी विजयों में सहायक थे। उनके साम्राज्य ने यूरेशिया में सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार को सुविधाजनक बनाया, विशेष रूप से सिल्क रोड के माध्यम से, और धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया। युआन राजवंश और चीन में मंगोल शासन चंगेज खान की मृत्यु के बाद उनके वंशजों ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। 1271 में उनके पोते कुबलई खान ने चीन में युआन राजवंश की स्थापना की, जो पहली बार था जब चीन पर गैर हान राजवंश का शासन था। युआन राजवंश ने मंगोल और चीनी परंपराओं को एकीकृत किया, जिससे चीनी इतिहास और संस्कृति पर स्थायी प्रभाव पड़ा। मंगोल साम्राज्य का पतन और विखंडन कुबलाई खान की मृत्यु के बाद विशाल मंगोल साम्राज्य कई खानतों में विभाजित होने लगा, जिसमें फारस में इल्खनाते, मध्य एशिया में चगताई खानते और रूस में गोल्डन हॉर्ड शामिल थे। ये विभाजन केंद्रीय सत्ता को कमजोर करते गए, जिसके कारण 14वीं शताब्दी में मंगोल शक्ति का अंततः पतन हो गया। किंग राजवंश के अधीन मंगोलिया 17वीं शताब्दी में चीन के किंग राजवंश ने मंगोलिया पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। किंग शासकों ने मंगोलिया को अपने साम्राज्य में शामिल किया, जिससे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। स्वायत्तता की एक डिग्री बनाए रखने के बावजूद मंगोलिया की पारंपरिक खानाबदोश जीवन शैली और शासन को किंग नीतियों से प्रभावित किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन और 20वीं सदी 20वीं सदी की शुरुआत में मंगोलियाई राष्ट्रवाद में वृद्धि देखी गई। 1911 में किंग राजवंश के पतन के बाद मंगोलिया ने बोगद खान के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जो मंगोलिया में तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक प्रमुख थे। हालांकि नवस्थापित चीन गणराज्य ने मंगोलिया की संप्रभुता का विरोध किया, जिसके कारण संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता हुई। 1921 में सोवियत रूस की सहायता से मंगोलिया ने वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त की। मंगोलियाई जनवादी गणराज्य की स्थापना की। देश ने एक समाजवादी प्रणाली अपनाई, जिसमें मंगोलियाई पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी एमपाराप शीर्ष पर थी। अगले दशकों में मंगोलिया ने महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए, जिसमें सामूहिकीकरण और औद्योगीकरण शामिल थे। लोकतंत्र में संक्रमण 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत महत्वपूर्ण बदलाव के दौर थे। वैश्विक आंदोलनों और आंतरिक दबावों से प्रेरित होकर मंगोलिया ने समाजवाद से लोकतंत्र में एक शांतिपूर्ण परिवर्तन शुरू किया। 1990 में देश ने अपना पहला बहुदलीय चुनाव आयोजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1992 में एक नए संविधान को अपनाया गया, जिसने मंगोलिया को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। आधुनिक मंगोलिया आज मंगोलिया एक भू आबद्ध देश है, जिसकी सीमा उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन से लगती है। इसकी राजधानी उलान बटार सबसे बड़ा शहर है और राष्ट्र के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अपनी विशाल खनिज संसाधनों के बावजूद मंगोलिया को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पड़ोसी देशों पर आर्थिक निर्भरता, पर्यावरणीय मुद्दे और आधुनिकीकरण के दौर में अपनी खानाबदोश विरासत का संरक्षण। मंगोलिया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं, जिनमें तिब्बती बौद्ध धर्म, शमनवाद और खानाबदोश पशुचारण शामिल है, इसके लोगों की पहचान में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नादाम जैसे त्योहार, जो कुश्ती, तीरंदाजी और घुड़दौड़ के 3 मर्दाना खेलों का जश्न मनाते हैं, राष्ट्र की गहरी जड़ें जमा चुकी रीति, रिवाजों और गौरव को दर्शाते हैं।